हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट अपडेट अबाउट न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा पे होने वाली है। जो स्टूडेंट न्यूजीलैंड आना चाहते हैं 2025 में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारा प्रोसेसिंग टाइम है स्टूडेंट वीज़ा का, और किन स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड जो है ईजिली और जल्दी वीज़ा दे रहा है, कैसे हम अपने फाइनेंशियल्स को शो कर सकते हैं कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी फाइल को प्रोसेस करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं उससे पहले हमें नहीं पता होती है, बट अगर वो चीज़ें हमें पता हों तो हमारा वीज़ा इजीली और जल्दी आ सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पहले हम बात करें कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है, पहले जो न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम था वो मैक्सिमम 40 वर्किंग डेज थे, 2 से ढाई महीने लग जाते थे। बट अभी क्या है कि अभी 1 महीना ही लग जाता है, महीने से कम में भी, उससे पहले भी वीज़ा आ रहा है। काफ़ी लोगों का मैंने देखा भी है, सुना भी है, क्योंकि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली है उसमें मुझे कमेंट्स भी आए हैं, मुझे इंस्टाग्राम भी आए हैं कि उनका वीज़ा 15 से 20 दिन में, 1 महीने के अंदर आ गया है। वो किस वजह से ऐसा प्रोसेसिंग टाइम चेंज हुआ है? फर्स्ट तो न्यूजीलैंड ने वीज़ा फीस बढ़ा दी है। पहले जो न्यूजीलैंड की वीज़ा फीस थी वो 400 प्लस थी न्यूजीलैंड डॉलर, और अभी 750 अराउंड हुई है। वीज़ा फीस बढ़ाने से क्या हुआ है कि जो जेन्युइन प्रोफाइल्स थी, क्योंकि जब अब इतनी ज़्यादा फीस बढ़ गई है, अगर 750 न्यूजीलैंड डॉलर मतलब यूँ लगाओ आपके 40-50 हज़ार के करीब हो जाते हैं, 40 प्लस के करीब इंडियन रुपीज़ में। तो आप जब अपनी इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एक वीज़ा अप्लाई करने में, तो सोच समझ के वीज़ा अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो फीस थी 20-22 हज़ार थी, तो हम ट्राई करते थे कि 6 महीने में हम दोबारा भी लगवा लेते थे अगर हमारा कोई रिजेक्शन आ गया है। तो अब ऐसा नहीं है, जब आप अपने इतना पैसा इन्वेस्ट करें तो सारी चीज़ें वेरीफाई करके ही हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वो ये है, तो जो बार बार लोग अप्लाई कर रहे थे वो थोड़ी सी एप्लीकेशंस कम हो गई हैं। तो अगर एप्लीकेशंस कम हो गई हैं तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास इनफ टाइम है, क्योंकि इनके पास कम प्रोफाइल्स आएंगी तो वो वीज़ा जल्दी आने के चांसेस भी होंगे। अगर और फिर आपके फंड्स जो हमारे 3 महीने पुराने होते थे वो हमें शो करने होते थे, और सेविंग्स आप अपने दिखा सकते हो। आपकी आईटीआर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको दिखानी है। अगर आपकी फैमिली के अंदर 4 से 5 लोग हैं तो 4-5 के लोगों की आप आईटीआर दिखा सकते हो, कि बेसिकली इनको चाहिए कि एक जेन्युइन कैंडिडेट उस कंट्री में आए जो कि खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। सपोज आप एक लोन लेके यहाँ पे आ रहे हो, तो उसको लोन को इंडिया में कौन पे करेगा? यहाँ आने के बाद आपका 100-2 साल आपको लग जाते हैं उसको लोन को पे करने के लिए, या उतनी अमाउंट को गेन करने के लिए। बट वो चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट करे इंडिया के अंदर, तो वो एक बैकग्राउंड इनको स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। आपकी फैमिली की इनकम अच्छी होनी चाहिए जो कि आपको न्यूजीलैंड आने के बाद सपोर्ट करने में हेल्प करे, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपकी फाइल ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं कि ग्रीन लिस्ट की, ट्राई करो जब आप कोई कोर्स चूज कर रहे हो, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, डिप्लोमा के लिए भी, तो आप ग्रीन लिस्ट को ध्यान में रख के चूज करो। क्योंकि अगर आप कोई कोर्स ग्रीन लिस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हो तो वो आपको बाद में पीआर दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो कि हाई स्किल्ड कैटेगरीज में यहाँ पे आते हैं, वो फर्स्ट अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है न्यूजीलैंड के अंदर, कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अर्ली चाइल्ड केयर हो गया, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, नर्सेज हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, आईटी वाले हो गए, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ट्राई करो आप कोर्स जो चूज़ कर रहे हो वो इसके रिगार्डिंग हो और रेलेवेंट हो। अगर आप इन सारे कोर्सेज के अंदर से, या जो फिर ग्रीन लिस्ट को फॉलो करके कोई कोर्स चूज करते हो, तो वो आपको वीज़ा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, जो थर्ड पॉइंट है, फाइनेंशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी फाइल के लिए। जब आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपके फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फाइल में। न्यूजीलैंड 3 महीने पुराने फंड्स तो एक्सेप्ट कर रहा है, बट आपका फंड्स का सोर्स बहुत क्लियर होना चाहिए। वो आपके सेविंग्स हैं, या आपकी मतलब कहीं से भी वो पैसा आया है तो आप उनको शो कर सकते हो, बट आपके पास उनका सोर्स होना चाहिए। न्यूजीलैंड सोर्स मांगता है, बेसिकली आपका सोर्स
बहुत मैटर करता है आपके फाइनेंशियल्स के लिए, क्योंकि अगर आपका सोर्स क्लियर है जब आपने वीज़ा अप्लाई किया फाइनेंशियल तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके वीज़ा आने के चांसेस उससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बट अगर कहीं आपके सोर्स थोड़े से भी वीक पड़ रहे हैं कहीं पे भी, बट आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में आता है, तो वो भी न्यूजीलैंड कवर कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आपके फाइनेंशियल जो है वो क्लियर नहीं है बट आपका कोर्स भी ग्रीन लिस्ट में नहीं है, तो उसमें वो हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आपने ग्रीन लिस्ट कोर्स चूज किया तो वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आपके फंड्स को भी कवर कर लेगा। और आपको आईटीआर 2 साल की शो करनी है। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, 5 मेंबर्स है, सब जॉब करते हैं, तो उन सबकी आईटीआर आप शो करो, क्योंकि आईटीआर के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। उसके अंदर अगर आपके पास कोई कार लोन है वो भी हमें शो करना होता है। आप, आपके पास होम लोन है या कोई और दूसरा कोई भी लोन चल रहा है आपके ऊपर, तो वो सब चीजें शो होती हैं आईटीआर के अंदर। तो उससे भी बेसिकली न्यूजीलैंड कवर कर लेता है कि अगर आपके पास कोई भी लोन वगैरह नहीं है पहले और आपने अभी लोन लिया है, स्टूडेंट लोन लिया है न्यूजीलैंड के लिए, तो आप उसको इजीली पे कर सकते हो। ये बस न्यूजीलैंड चाहता है। और जब आप अपनी एसओपी बना रहे हो तो एसओपी में हर चीज को प्रॉपर वेरीफाई करके मेंशन करो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके अपने, क्योंकि हमें अपनी एसओपी के अंदर हर चीज मेंशन करनी होती है कि आपके कितने स्पॉन्सर हैं, कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, क्या आपका पिछला बैकग्राउंड है स्टडी का, आप अब कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो, और उस कोर्स को चूज करने का आपका क्या मोटिव है, उस कंट्री के लिए आपका क्या मोटिव है। ये सब चीजें हमें अपनी एसओपी के अंदर मेंशन करनी होती हैं। और जब आपको न्यूजीलैंड का कोई भी कॉल आता है, जैसे कि इमिग्रेशन कॉल आता है जब आप अपनी वीजा अप्लाई कर लेते हो, तो वो भी सिर्फ आपसे एसओपी के अंदर से ही आपसे क्वेश्चंस पूछेगा जो आपने ऑलरेडी उनको बताया है, उससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जब आपको कॉल आती है तो उसको आंसर करें और इजीली कॉन्फिडेंट होके आंसर दें, क्योंकि उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। सो यही सारी बेसिक्स चीजें हैं जो आपके काफी ज्यादा हेल्प करती हैं आपके प्रोफाइल के लिए। सो प्लीज ट्राई करो कि आपके फंड्स बहुत ज्यादा क्लियर हों। आप कोर्स जो चूज कर रहे हो वो आपका ग्रीन लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन लिस्ट के जो कोर्स हैं जो आप चूज करते हैं वो टायर 1 में है, तो आप स्ट्रेट अपनी जो आपका कोर्स किया आपने उसके बाद अपनी जॉब ली और आप स्ट्रेट अपनी रेजिडेंसी फाइल यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। तो यही सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको न्यूजीलैंड में आने से पहले या अपने वीजा अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखनी है। सो प्लीज इनको फॉलो करना, तो आपके वीजा आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। सो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।